कि इनफर्टिलिटी एक्चुअली है क्या, मतलब इनफर्टिलिटी का टर्म अगर मैं आपके सामने रखूँ तो एज अ डॉक्टर व्हाट विल बी योर डिफिनेशन? सो आई वुड से अगर कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए 1 साल के लगभग ट्राई कर रहा है और उसको किसी भी रीज़न से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, दैन इट इज़ कॉल्ड इनफर्टिलिटी। एक कोरोना वायरस आया था, आपने सुना ही था। तो उसका बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसका वेस्कुलर इफेक्ट, जो हमारी ओवरीज हैं या टेस्टिकल्स हैं, उनको वेस्कुलरिटी को इफेक्ट है। एज अ IVF डॉक्टर आई हैव टू इंश्योर दैट योर एम्ब्रियो, योर एग एंड योर स्पर्म शुड बी यूज्ड। ये पूरा प्रोसेस में इन टोटल कितना टाइम लग सकता है? जिन्हें जल्दी प्रेगनेंसी चाहिए कि मैम अब मेरे एग्स नहीं बचे, मेरे पास इतने स्पर्म्स नहीं हैं, आई कांट वेस्ट देम, सो आई वांट टू प्लान फॉर IVF। IVF बेबी अलग होते हैं नॉर्मल बेबीज से, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ऐसे IVF कराने की भी कोई उम्र नहीं होती। तो अगर IVF का कोई एज नहीं है, कैन अ पर्सन और कैन अ कपल इन देयर 40s वो भी IVF कर सकते हैं? यस यस। IVF प्रोसेस में, इंटायर प्रोसेस में कितना खर्चा हो सकता है अगर मैं इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ? 80-90 हज़ार, 1 लाख में भी होगा, किसी पेशेंट को 3 लाख रुपए भी लगेंगे। ये जो IVF का प्रोसेस होता है, ये मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होता भी है या नहीं? यस यस, देयर आर सम इंश्योरेंस एंड सम रिम्बर्समेंट्स जो कंपनीज भी देती हैं, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस भी हैं। IVF कोई 3 लेटर का वर्ड नहीं है, इसके साथ जुड़े हैं काफ़ी सारे इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जैसे कि IVF होता क्या है, कैसे होता है IVF, क्या IVF बेबीज नॉर्मल बेबीज से डिफरेंट होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए कपल के लिए IVF कितना अफोर्डेबल है। इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा त्रिपाठी। सो डॉक्टर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये पॉडकास्ट पे हम डिस्कस करने वाले हैं IVF, जो कि एक बहुत ही कॉमन है, बट बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही ना जानने वाला एक टर्म है, क्योंकि ये 3 लेटर्स तो हम सभी जान चुके हैं कि क्या है, बट इसके अंदर का पूरा इंटायर प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है या नहीं, इन सब क्वेश्चंस के बारे में आज हम जानकारी लेंगे आपसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Very nice, overwhelmed. Thank you so much for having me here. Same here, doctor. So without wasting any further moment, let's get directly into my first question, जो कि है इनफर्टिलिटी के लिए ही हम IVF को चूज़ करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि इनफर्टिलिटी एक्चुअली है क्या, मतलब इनफर्टिलिटी का टर्म अगर मैं आपके सामने रखूँ तो एज अ डॉक्टर व्हाट विल बी योर डिफिनेशन? सो आई वुड से अगर कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए 1 साल के लगभग ट्राई कर रहा है और उसको किसी भी रीज़न से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, दैन इट इज़ कॉल्ड इनफर्टिलिटी। सो दिस ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर इज़ लिमिटेड टू 6 मंथ्स। इसको 6 महीने का कम कर दिया जाता है जब यहाँ पे कोई और डिफरेंट हिस्ट्री या डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन या कोई पेशेंट की तरफ से कोई डिसीज़ होता है, जिसमें कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, एज फैक्टर 35 से ज़्यादा है, TB का हिस्ट्री है। इन सब चीज़ों के चलते अगर 6 महीने का भी आपका ट्रायल का फेज़ है, देन यू आर सपोज टू बी इन द डायग्नोसिस ऑफ इनफर्टिलिटी एंड यू शुड रश टू अ डॉक्टर। राइट। तो डॉक्टर, अगर मैं इसको एक सिंपल तरीके से जानना चाहूँ कि इनफर्टिलिटी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। Yes. मतलब लोग 20s में भी समझ लेते हैं कि शायद मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। Yes. तो ये लड़कियों तक तो और सीमित है नहीं, बिकॉज एक स्टिग्मा है कि इनफर्टिलिटी मतलब लड़कियों में ज़्यादा होता है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सो अगर इनफर्टिलिटी की डायग्नोसिस पर जाएं या इसके मैनेजमेंट पर भी बात करेंगे, तो इनफर्टिलिटी, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी एंड कॉमन, बोथ आर इन्वॉल्व, इनका बराबर की हिस्सेदारी है। सो ऐसा नहीं है कि इट इज़ बाउंड टू मेल और बाउंड टू फीमेल, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटीज आर डिफरेंट। सो इसमें फीमेल फैक्टर्स भी हैं बहुत सारे, जिसमें हार्मोनल फैक्टर्स हैं, एंड the lifestyle we are living in, that is actually making us more prone to get infertile. हम जिस एज में शादी कर रहे हैं, उस शादी के बाद हमारा करियर है, उसको सेट करने में लगते हैं, तो हमारा जो एज ऑफ प्लानिंग है वो बहुत
लंबा हो गया है, बहुत लेट हो गया है। उसके साथ में हम जो खा रहे हैं, हम जैसे रह रहे हैं, जैसे सो रहे हैं, उसमें शांति नहीं है। सो आई वुड से लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी फर्टिलिटी जर्नी में। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, देन यू आर मोर प्रोन टुवर्ड्स इट। आपका जो डाइट हैबिट है, डाइटरी फैक्टर्स हैं, वो अगर हेल्दी नहीं है, मतलब उसमें आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अनहेल्दी फूड ज़्यादा खा रहे हैं, अनहेल्दी जंक फूड ये सब ज़्यादा खा रहे हैं, इसका बहुत सारा इम्पैक्ट है आपके हार्मोनल बैलेंस पे, फीमेल के भी, मेल पर भी। आजकल जिम है, जिम के सप्लीमेंट्स में भी इतना सारा अडल्ट्रेंट्स मिला होता है, somehow they convert the male hormones differently। और वो जब स्पर्म काउंट या सीमन हम जो एनालिसिस देखते हैं उसमें बहुत बैड उनके इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। तो डॉक्टर ये जो एक मतलब आपके पास शायद बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जो ये बोलते हैं कि मैं ही क्यों, मतलब मैं क्यों इनफर्टाइल हूँ, क्या ये जेनेटिक है, क्या कोई रिस्क फैक्टर है? क्योंकि स्ट्रेस तो हमारी लाइफ का एक बहुत मतलब जैसे मेजर पार्ट बन चुका है। लाइफस्टाइल हैबिट्स जो हम लोग रात को देर से सोना, जल्दी उठ जाना, स्ट्रेस वन ऑफ देम, और बाकी और भी कई चीज़ें, मतलब हमारा लाइफस्टाइल अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक बन चुका है। इसके बावजूद भी और भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते होंगे जिससे ये क्वेश्चन आंसर कर सके हम कि मैं ही क्यों। So there are many factors associated with that. Once you एक आपने point out किया genetic. Yes, there can be genetic causes, but genetic factors are very rare. More commonly, there are some diseases that are acquired by us. So इसमें infectious factors भी हैं, जैसे मैंने tuberculosis, TB की हिस्ट्री को बोला था, मेल है या फीमेल में है, फीमेल है। कोई वायरल हिस्ट्री है, अगर मेल में मम्स का हिस्ट्री है, या एक कोरोना वायरस आया था, आपने सुना ही था। yes, तो उसका बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसका वेस्कुलर इफेक्ट, जो हमारी ओवरीज हैं या टेस्टिकल्स हैं, उनको वेस्कुलरिटी को इफेक्ट है समहाउ, उनका भी इनकी काउंट्स पे, एग और स्पर्म की काउंट पे बहुत ही बुरा असर या प्रभाव पड़ा है। इसके बाद हमारी लाइफस्टाइल एक्वायर्ड डिसीज़ें इतनी बढ़ती जा रही हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और हमारा जो लाइफस्टाइल है जिसमें हम स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, इसके साथ में हमारे हार्मोनल जो डिसीज़ेज़ हैं वो बढ़ती जा रही है, जिसमें आप बहुत सारी पेशेंट से सुनते होंगे, बहुत सारी फीमेल से सुनते होंगे, पीसीओडी, पीसीओसी, पीसीओएस, इतना कॉमन है ये सुनने के लिए। जितनी इसकी डायग्नोसिस है उतना ही सिंपल ये डिसीज़ है। इट्स अ स्टेट जिसमें आपको कुछ हार्मोन्स रेगुलेट करने हैं, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना है, एंड यू विल बी फ्री ऑफ इट। आप अपनी इनफर्टिलिटी की जर्नी को बहुत जल्दी ओवरकम कर लोगे। सो ये तो डॉक्टर, ये जो इनफर्टिलिटी एक स्टिग्मा है, मतलब लोग बोलने के लिए कभी शर्मा जाते हैं, कतरा जाते हैं कि शायद ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि मैं इनफर्टाइल हूँ। तो ऐसे आपके पास कोई केसेस आते हैं जो ये चाहते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि मैं सबके सामने बोलना नहीं चाहती हूँ, एक मतलब चुपके से एक ट्रीटमेंट ऑप्शन आप मुझे दीजिए, ऐसा कुछ कभी आपके साथ? आई वुड से मैनी मैम, एक्चुअली ये जो IVF टर्म है ना, इसने एक टैबू बना लिया खुद को। क्योंकि पहले क्या होता था, देयर वर सम इंसिडेंसेस जो न्यूज़पेपर्स में आए हैं, आजकल आप रील्स भी देख रहे हैं, बहुत सारी वायरल हो रहे हैं, जिसमें आप सुन रहे हो कि चेंजेस ऑफ गैमीट्स, ये पॉसिबिलिटी दिखाई गई। सो वंस आई विल से IVF में वी हैव टू इंश्योर, जैसे योर एग्स एंड योर स्पर्म, इट इज़ टू बी यूज्ड फॉर योर एम्ब्रियो। इफ़ दोज आर नॉट देयर, अगर आपका एग नहीं है, या एग ग्रोथ नहीं कर रहा है, या स्पर्म ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो विद प्रॉपर लीगल कंसेंट्स वी कैन चूज डोनर। डोनर टर्म आते ही फिर एक और टैबू आ जाता है IVF के फील्ड में कि इनका डोनर हुआ था। तो बहुत सारे पेशेंट ना तो IVF बताना चाहते हैं, ना डोनर बताना चाहते हैं। मैं इसमें पेशेंट्स को एक सिंपल सी बात कहती हूँ, अगर मुझे कोई डिसीज़ है, मान लीजिए मुझे हार्ट डिसीज़ है या मुझे रीनल डिसीज़ है, मुझे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, तो आई विल आस्क सम डोनर टू गिव इट टू मी, राइट? सो इट विल बी लीगली परमिटेड। सो व्हेन इट इज़ लीगली परमिटेड, इट इज़ अलाउड। लेकिन फिर भी पेशेंट, क्योंकि पहले क्या लोगों के दिमाग में या फिर कुछ
yes incidences ऐसे हुए जिसमें लोगों का जो गैमीट है या एम्ब्रियो है वो बदल गया। बहुत पुराने जमाने में पुराने की कहते बात थे है। डिलीवरी के टाइम पे बच्चे बदल जाते थे, ऐसे आईवीएफ में एम्ब्रियो बदल गए। लेकिन वी हैव टू इंश्योर इन एज अ आईवीएफ डॉक्टर, आई हैव टू इंश्योर that your embryo, your egg and your sperm should be used. So इसके लिए एक AI टेक्नोलॉजी है जिसको RI विटनेसिंग कहते हैं। Okay, इसमें QR सिस्टम होता है जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि वो कार्ड जब QR कार्ड जब यूज होगा देन ओनली वी कैन ऑपरेट ऑन योर गैमेट्स एंड देन ओनली वी कैन ऑपरेट ऑन योर एम्ब्रियो, जिससे हम ये बिल्कुल सेफली और पेशेंट आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करते हुए पेशेंट का ही गैमेट सोर्स, पेशेंट का ही एम्ब्रियो पेशेंट में ट्रांसफर, मतलब एक पूरा सिक्योर Yes, प्रोसेस। yes, yes. तो जबकि आप बार बार हमें मेंशन कर रही हैं आईवीएफ, जो इस पूरे पॉडकास्ट का मेन हमारा थी मतलब मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो हम जानेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में यही कि आईवीएफ एक्चुअली है क्या, मतलब कैसे होता है आईवीएफ। टर्म्स तो मैं भी जानती हूँ, बट बहुत लोगों को ये इंटायर प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे होता है, ये अगर आप एज अ आईवीएफ स्पेशलिस्ट हमें बता सकते। So once the patient visits to a doctor, when the patient comes to us, then we have to see his history. उसने पुराना क्या ट्रीटमेंट लिया है, उसका कितना एज है, कितने टाइम हुआ उसको ट्रायल के लिए, देन वी हैव टू जस्टिफाई वेदर वी हैव टू डू IVF और नॉट. Okay. So there are many treatments available for fertility. Those are natural cycle with follicular monitoring, ovulation induction treatments, IUI and IVF. So when the patient doesn't succeed in above 3, then we have to opt in IVF. IVF में जैसा कि आप सुन रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन इज डन इन द लैब। तो इसमें क्या होता है, पहले पेशेंट्स की कुछ इन्वेस्टिगेशन बेसिक कराई जाती हैं जिसमें हम देखते हैं वेदर द पेशेंट इज फिट फॉर द प्रोसीजर और नॉट, वेदर एनी डिसीजेज आर सपोज टू बी ट्रांसफर टू द बेबी, कोई ऐसा बीमारी या कोई ऐसी वायरल डिसीज तो नहीं है पेरेंट्स से जो बेबी में चले जाएगा, वेदर इट शुड बी ट्रीटेड बिफोर। सो उसको कराने के बाद वी हैव टू गिव सम बेसलाइन मेडिकेशंस फॉर द पेशेंट एंड द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंड डे ऑफ हर मेंसेस। जब पेशेंट फीमेल का डे 2 सेकेंड डे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तब हमें उसको एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके assess करना होता है how many eggs are there. So we have to give some injection, we have to make a protocol for near about 10 to 12, 13, 15 days. It is a titration. We have heard titration in chemistry. So there's the dose titration of the injection based on the response of the eggs of the patient. When she responds well, then the protocol is continued. And when it is not responding, then the protocols is buffered, changed or titrated. So जिस दिन एग का मेच्योर साइज लगता है उस दिन उसको ट्रिगर करके हमको पिकअप के लिए एक डे प्लान करना पड़ता है। और ये जो एग पिकअप की प्रोसेस है, इट इज़ डन इन जनरल एनेस्थीसिया। पेशेंट को एनेस्थेटाइज करते हैं और उसका एग पिकअप किया जाता है। स्पर्म्स को भी सेम डे लेके उसको फर्टिलाइज किया जाता है। इफ़ देयर इज सम मेल फैक्टर, मान लीजिए स्पर्म काउंट से इशू है या फिर स्पर्म की मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी से इशू है, देयर आर सम टेक्नोलॉजीज टू करेक्ट इट। इफ़ देयर इज़ अ काउंट इशू तो पहले उसका बेसलाइन कॉज ढूंढा जाता है कि वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी जेनेटिक डिसीज और डायबिटीज़ और थायराइड इशूज, दैट्स वाई द स्पर्म काउंट इज़ लो। और देयर कैन बी सम सर्जिकल कॉजेज ऑल्सो, जैसे वेरिकोसील। तो जिसमें करेक्शन पॉसिबल है उसको ट्रीट करके वी प्रोसीड। और ये सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट ये पूरा प्रोसेस में इन टोटल कितना टाइम लग सकता है? मतलब अगर कोई कपल सोच रहा है कि मैं आईवीएफ प्रोसेस में थ्रू आईवीएफ प्रोसेस हम कंसीव करेंगे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? सो कंसिडरिंग दिस ओवुलेशन इंडक्शन वाला टाइम, this ovulation induction takes near about 10 to 15 days, and then you are asked to go home and get rest.
during this period when the ovum pickup is done, आफ्टर ओवम पिकअप ब्लास्टोसिस्ट कल्चर इज डन। आपका डे 5 एम्ब्रियो बनाया जाता है। ओवम पिकअप को डे 0 ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं। उस दिन फर्टिलाइजेशन करते हैं और 5 दिन के लिए उस एम्ब्रियो को कल्चर किया जाता है। उस 5 दिन के एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस कहते हैं, जिसको फ्रीज कर लेते हैं। सो डिपेंडिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियो, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर इज डिसाइडेड। सो नेक्स्ट मंथ इफ इट इज अ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, नेक्स्ट मंथ वही लगभग 15 से 20 दिन का समय है जिसमें आपकी यूट्राइन प्रिपरेशन की जाती है, एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन, जिसमें उस एम्ब्रियो को आपकी यूट्रस में ट्रांसफर करने के प्लान करते हैं। तो डॉक्टर एक मिसकंसेप्शन बोल दीजिए या एक मिथ बोल दीजिए कि या फिर शायद फैक्ट ही हो कि आईवीएफ वही मतलब वही यूज़ करते हैं या फिर वही लोग लेते हैं जो इनफर्टाइल हो। इसमें और कुछ एडिशन है कि नहीं, आईवीएफ आपके पेशेंट हिस्ट्री में कि नॉट जस्ट इनफर्टाइल बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आईवीएफ एक्सेप्ट किया हो? जैसे मैंने बोला, जब डायग्नोसिस हम बोल रहे थे इनफर्टिलिटी की, 1 साल हो रहा है ट्रायल को, या कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, कोई बीमारी का हिस्ट्री है तो 6 महीने हुआ है ट्रायल को, या फिर कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका एज फैक्टर, मतलब शादी को एज लेट हुआ या ट्रायल को एज लेट हुआ, दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर एग्स। उनको अभी प्लान करना है प्रेगनेंसी, क्योंकि वो समय भर टाइम उतना नहीं लेना चाहते, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस है, नेचुरल साइकिल है, आईयूआई है, इनका सक्सेस रेट आईवीएफ से कंपैरेबली लो है। सो 3%, 10%, 15% ऐसे सक्सेस रेट है। तो दे चूज आईवीएफ ओवर देम। आईवीएफ चूज करने का बेसिक कॉज तो डायग्नोसिस पर ही है कि ये डायग्नोसिस थी कि ये बीमारी के चलते उनको प्रेगनेंसी नहीं आई, इसलिए आईवीएफ कर रहे हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जिन्हें जल्दी प्रेगनेंसी चाहिए कि मैम अब मेरे एग्स नहीं बचे, मेरे पास इतने स्पर्म्स नहीं हैं, आई कांट वेस्ट देम, सो आई वांट टू प्लान फॉर आईवीएफ। तो ये आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी में, मतलब मेरे पास ये क्वेरी आया था कि आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या दोनों सेम है? दोनों सेम है, बिकॉज आई सेड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब लैब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, राइट, बिकॉज दोज एग्स आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। ये एक छोटी सी परख नली में इनको सेव किया जाता है, इनको फ्रीज किया जाता है, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा। बेबी उसमें ग्रो नहीं करता, बेबी कल्चर मीडिया में ही ग्रो करता है, बट उनका ट्रांसपोर्ट या उनका फ्रीजिंग उस टेस्ट ट्यूब में होता है। राइट। एक मतलब आप ये क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना होगा कि आईवीएफ बेबी और नॉर्मल बेबी में डिफरेंस होता है। शायद आईवीएफ बेबी थोड़ा सा डिफरेंट हो, इम्यून उनका थोड़ा सा कुछ अलग हो, मतलब मुझे नहीं पता, बट ऐसे बहुत सारे लोगों में ये मिथ है कि आईवीएफ बेबी अलग होते हैं नॉर्मल बेबीज से। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं इस सवाल पर पेशेंट से एक सवाल पूछती हूँ, क्या जिस चीज़ को आप बहुत, जैसे आपने कोई चीज़ अचानक ऐसे ही ले ली या कोई बहुत जांच के ली, तो किसको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी? तो पेशेंट का जवाब आता है कि हाँ मैम, जो जांच के किया। सो आईवीएफ इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट इज़ हेल्पिंग मी आउट टू मेक अ एम्ब्रियो। It is not, changing anything in baby growth or like that. If there's anything that is, promoting the embryo grow, that is female body, egg और sperm quality. वो तो सारे सेम नेचुरल प्रेगनेंसी में भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा। क्योंकि आईवीएफ की जो प्रेगनेंसीज हैं वो पहले लेट एजेस में प्लान होती थी। यंग एजेस में तो लोगों को याद ही नहीं आता था कि भाई मेरा बच्चा प्लान नहीं हो रहा। दे विल सफर, दे विल क्राई, दे विल नॉट कम टू द डॉक्टर, क्योंकि उनको लगता था मेरा तो टाइम ही नहीं है अभी आईवीएफ कराने का, अभी तो मैं नेचुरल ट्राई करता रहूँगा, चाहे डायग्नोसिस में ट्यूबल फैक्टर है, ट्यूब ब्लॉक है, फिर भी मैं नेचुरल ट्राई करता रहूँगा। या फिर कोई और ऐसा फैक्टर है जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते, पर वो उस एज का, क्योंकि पेशेंट इसके साथ भी आते हैं मेरे पास कि मैम अभी तो मेरा सही एज नहीं हुआ आईवीएफ कराने के लिए। सो देयर इज नो एज, जैसे पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ऐसे आईवीएफ कराने की भी कोई उम्र नहीं होती। तो अगर आईवीएफ का कोई एज नहीं है, कैन अ पर्सन और कैन अ कपल इन देयर 40s वो भी आईवीएफ कर सकते हैं? Yes. So government had set an age limit of 50 for a female and 55 for a male. अगर कोई पेशेंट इससे कम एज का है then they can try for IVF.
आपका वो क्वेश्चन का आंसर अधूरा रह गया जिसमें आईवीएफ बेबी हेल्दी होते हैं कि यस नहीं। यस सो वो बच्चे हम लैब में बना जरूर रहे हैं एम्ब्रियो, लेकिन वो ट्रांसफर होके मदर के वूम में ही जा रहे हैं। सो अगर मदर की वो प्रेगनेंसी जर्नी इजी और अच्छी निकलती है तो कई बार मेरे आईवीएफ प्रेगनेंसीज नेचुरली या वजाइनली डिलीवर होते हैं, उनको सिजेरियन की भी जरूरत नहीं होती। जैसे सबको ये भी एक मिथ होता है कि सारे आईवीएफ Yes. पेशेंट्स को सिजेरियन चाहिए, नहीं। बेबी का जैसा ग्रोथ रहेगा, बेबी को अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, मदर को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसी समस्या नहीं होगी, प्री टर्म लेबर नहीं होगी, तो वो बच्चा हेल्दी ग्रो करेगा, उसमें दूसरे बेबी से कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो आईवीएफ का जो एंटायर प्रोसेस है, इसमें कोई कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है, मतलब मे बी द वुमेन और द प्रेग्नेंट लेडी, उनके बॉडी में कोई एक्स्ट्रा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर नॉर्मल डिलीवरी में जैसे होते हैं सारी चीज़ वैसे सेम टू सेम रहता है? नहीं, थोड़ा सा मैं बोलूँगी कुछ हार्मोन्स हैं जिनको हम ड्यूरिंग ओवेरियन स्टिमुलेशन, ओवम स्टिमुलेशन के दौरान देते हैं, जिसमें आपकी बॉडी के कुछ एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ते हैं। उस फेज़ में जिसमें हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं या उस फेज़ में जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, थोड़ा सा आपका हार्मोनल लेवल ज़्यादा रहता है। तो वाटर रिटेंशन मतलब वेट गेन होना, थोड़ा सा मूड स्विंग्स होना, हॉट फ्लैशेस होना, गर्मी ज़्यादा लगना, थकान ज़्यादा होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। हाँ, अगर किसी महिला के ओवरी में ज़्यादा एग्स हैं, उसको मिनिमम डोज पर भी स्टिमुलेट करने के बाद भी एग ज़्यादा बनते हैं, तो ओवम पिकअप के बाद, एग पिकअप करने के बाद उसकी ओवरीज क्योंकि स्वेलन रहती हैं, बहुत हैवी रहती हैं, तो उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स थोड़ा महसूस होते हैं। उसको लगता है कि मेरा पेट फूल रहा है। इट सबसाइड्स विद इन 5 to 10 days। और अगर मैं बात करना चाहूँ कि आईवीएफ के दौरान, मतलब जब वो प्रोसेस चल रहा है उस टाइम पे एक वुमेन, मतलब स्ट्रेस तो नॉर्मली रहता ही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ऊपर से अगर कोई आईवीएफ कर रहा हो तो एक और स्ट्रेस कि सब कुछ सही रहेगा या नहीं, तो इस स्ट्रेस का ओवरऑल प्रेगनेंसी में थ्रू आईवीएफ क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? बहुत स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी बॉडी के सारे चेंजेस डिसाइड करता है। जैसे मैं बोलूँगी, आपका ब्रेन है, उसमें आप बहुत सारा स्ट्रेस ले रहे हो, उसमें एक छोटी सी ग्लैंड है जिसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी। सो दैट इज़ अ मास्टर ग्लैंड ऑफ ऑल द ग्लैंड्स इन योर बॉडी। If that pituitary is overburdened with stress, then it will not be able to release proper hormones. आप कभी ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, बहुत सारा काम करते हो, घर में शादी होती है या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो आपने देखा आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, राइट? क्यों? आपको थायराइड इश्यूज आता है, घर में किसी का डेथ हो गया या कोई बहुत बड़े लॉसेस हो गए, उसके बाद लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज द मास्टर ग्लैंड इज नॉट एबल टू मैनेज। यस, ये एक बहुत टफ जर्नी है जिसमें हम आपके साथ हैं, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी बॉडी का स्ट्रेस आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करके इस जर्नी को डिस्टर्ब कर सकता है, इस रिजल्ट को ख़राब कर सकता है, तब तक हम इस पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो ये स्ट्रेस को कहना बहुत इजी है कि स्ट्रेस खत्म कर लो लाइफ से, एक्चुअली, लेकिन जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, भूल जाओ कि कुछ हुआ था, आज एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ, भूल जाओ कि कुछ हुआ था, जस्ट लिव योर लाइफ नॉर्मल एज इफ इट वॉज बिफोर। जैसे आप पहले थे वैसे रहो, कुछ रहना नहीं चाहिए कि हाय 15 दिन बाद क्या रिजल्ट आएगा, अब मैं क्या सोचूं, अब मैं क्या करूं। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट। आप नॉर्मली जैसे हो वैसे खुश रहो। आपको गाना सुनना अच्छा लगता है वो सुनो, आपको कुछ पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ो। सो यू हैव टू फाइंड आउट, सबका अलग अलग हॉबी है, सबका अलग। यस यस यस। तो ये ना पूरा जर्नी ही वुमेन सेंट्रिक है, जो कि ऑब्वियसली है, प्रेगनेंसी इज ऑल अबाउट नो, नॉट एट ऑल। बट सो कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द बताते नहीं है। मेरा वही क्वेश्चन है, यू नो, कि इसमें एक हस्बैंड का क्या रोल होना चाहिए? आप एज अ डॉक्टर उसमें क्या बताना चाहेंगे? सो ऑफ कोर्स
फिनेंशियली हस्बैंड वाइफ दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इमोशनली भी हस्बैंड वाइफ, मैंने कई बार मेरे पेशेंट्स को मेरे सामने हस्बैंड वाइफ दोनों को रोते हुए देखा है। जब पेशेंट का आईवीएफ नेगेटिव होता है या उसका जर्नी बहुत टफ हो जाता है या कभी अबॉर्शन हो जाता है, तो इन सब फैक्टर्स के साथ में मैंने हस्बैंड्स को भी रोते हुए देखा है। तो ये जर्नी में बराबर का बराबर की हिस्सेदारी है। जैसे कॉजेज में भी, कारण जो हम ढूंढते हैं उसमें भी, और उसकी सफरिंग्स में भी। हाँ, इंजेक्शंस या मेडिसिन फीमेल ले रही होती है क्योंकि शी हैज़ टू कैरी द बेबी, बट उसके बराबरी पे जितना उसका हस्बैंड साथ देता है, जितना उसके साथ खड़ा रहता है, उसके लिए इजी हो जाता है। वो पेन आधा आधा कर लेते हैं तो वो रिजल्ट्स भी और अच्छे हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। yes. ज़रूरी है। जैसे आपने बोला फिनेंशियली दे बोथ सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक बहुत ही मतलब ये पॉडकास्ट का टॉपिक उठाते ही सबकी तरफ से जितने भी लोग हैं क्यूरियस अबाउट आईवीएफ, उनका एक सवाल है कि एक आईवीएफ प्रोसेस में, एंटायर प्रोसेस में कितना खर्चा हो सकता है। अगर मैं इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब मुझे जानना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर। सो आईवीएफ का जो मेन फिनेंसेस हैं वो आपके स्टिमुलेशन इंजेक्शन बेस्ड होते हैं। हाउ मच इंजेक्शन यू आर सपोज टू टेक, हाउ मच योर एग क्वालिटी इज, हाउ मच एग काउंट इज, आपका अंडा कितना है, अंडे की संख्या कैसी है, अंडे का ग्रोथ कैसा है, आपका वेट कितना ज़्यादा है, आपकी एज क्या है, ये डिसाइड करते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि आप कौन सा इंजेक्शन हमें आपको लगाना पड़ेगा एग ग्रोथ कराने के लिए। बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। इसके अलावा अगर मेल पेशेंट्स को, मतलब हस्बैंड्स को भी अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कई सारे हस्बैंड्स स्पर्म काउंट या मोटिलिटी इश्यूज से सफ़र करते हैं, उनको भी हमें इंजेक्टेबल्स या मेडिसिन देनी पड़ती है। वो एड ऑन हो जाता है। इसलिए आईवीएफ का कॉस्ट बहुत वेरी करता है। किसी पेशेंट का 80-90 हज़ार 1 लाख में भी होगा, किसी पेशेंट को 3 लाख रुपए भी लगेंगे। सो बेसिक कॉस्टिंग इज इंजेक्शन जो आप स्टिमुलेशन के दौरान देते हो। मेरा जो जैसे किसी किसान को कहना है जितना अच्छा आप बीज बना लोगे उतनी अच्छी फसल होगी। तो जब तक आप बीज पे मेहनत नहीं करोगे, उसको उतना अच्छा इंजेक्शन नहीं दोगे, उतना अच्छा एम्ब्रियो नहीं बनेगा। इफ द एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट इज नॉट गुड, द सक्सेस रेट ऑफ एम्ब्रियो इज डिसाइडेड बाय द ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद का जितना भी प्रोसेस है, मतलब यूट्रस में जो ट्रांसफ़र करते हैं उस टाइम का जो मेडिकेशंस हैं, वो हार्डली 20,000 रुपये, 15,000, 10,000 रुपये में आता है। तो अगर आईवीएफ की कॉस्ट को टोटल करें, इन टोटो 1 लाख से लेके 2.5 लाख 3,000 का डिफरेंस है। बट बेसिक जो डिफरेंस आता है वो आपके इंजेक्टेबल्स में ही आता है। वो पर्टिकुलर कपल पे डिपेंड करता है। सो इज वन आईवीएफ साइकिल, एक साइकिल होता है, इज इनफ टू फॉर अ कपल टू गेट प्रेग्नेंट? सो जैसा आईवीएफ की सक्सेस रेट बोलती है, इन बुक्स आईवीएफ सक्सेस रेट इज 40 to 45%. सो कैन इट बी पॉसिबल कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आईवीएफ परसेंटेज 100% हो? नहीं। तो क्या होता है, यू हैव टू जस्टिफाई वेदर यू विल बी एबल टू मेक मोर एम्ब्रियोज, वेदर यू विल बी एबल टू मेक लेस एम्ब्रियोज। अगर किसी फीमेल के एग्स अच्छे हैं, उसका मेल पार्टनर का स्पर्म अच्छे हैं, तो एम्ब्रियोज आप ज़्यादा बना लोगे। अगर एम्ब्रियो ज़्यादा बना लोगे तो जो स्टिमुलेशन बेसिक कॉस्टिंग है, जो मैं बार बार कह रही हूँ, जिसका सबसे ज़्यादा कॉस्ट स्टिमुलेशन कॉस्ट का है, वो आपको एक बार करना पड़ेगा। आपके बच्चे ज़्यादा बन जाते हैं, आप उनको फ्रीज कर लेते हो और उसके बाद उनको आप अटेम्प्ट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो। मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी आती है, वो कहते हैं हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियो क्यों फ्रीज करा के रखें। वो 3 साल बाद वापस याद करते हैं उन एम्ब्रियोज को कि हमें सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करनी है। सो ये अगर किसी पेशेंट का एग और स्पर्म काउंट कम है, क्वालिटी पुअर है, तो हो सकता है हमें पूलिंग, मतलब हमें वापस से स्टिमुलेशन साइकिल करनी पड़े, आईवीएफ साइकिल करनी पड़े। अदरवाइज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो साइकिल होती है वो रिपीट की जाती है। राइट। आईवीएफ तो एक सपोर्टिव, साइंटिफिकली सपोर्टिव, हमारे पास एक फ्रेंड बोल दीजिए, मेडिसिनल फ्रेंड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर इन मतलब हम जो यंगस्टर्स की बात करते हैं, उनको 20s 30s में कुछ ऐसा टिप्स फॉलो करना चाहिए सो दैट दे डोंट
गेट इनफर्टाइल, मतलब इनफर्टिलिटी का जो रीज़न की वजह से आईवीएफ है, वो अगर हम यंग एज से अगर उसको किल करना चाहे तो वो कैसे लाइफस्टाइल लीड करना चाहिए एक मेल प्लस एक फीमेल दोनों को? So there are some factors that should be said no in your life. Smoking, alcohol, जो sleep disturbances हैं, adulterants हैं, unhealthy diet है, मतलब बहुत मैदा खाना है या कोक, कोल्ड ड्रिंक्स है, बहुत, मतलब इतना सारा जो डाइट हैबिट्स है वो पुअर है, जिसकी वजह से आपका शुरू का ही ग्रोथ जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप कितने सारे लोगों को ओवरवेट देखते हो, क्योंकि आपने मम्मी पापा से भी सुना होगा, हमारे टाइम पे तो ये सब चीज़ें खाते भी नहीं थे, है ना। सो इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा आपको रूल आउट करनी पड़ेंगी कुछ बेसिक डिसीजेस, आपको बेसिक टेस्ट कराने पड़ेंगे, जिसमें कुछ जैसे AMH है, सीमन एनालिसिस। AMH इज़ फॉर फीमेल एंड सीमन एनालिसिस इज़ फॉर मेल। इफ़ दैट इज़ लो, AMH कई बार कुछ बीमारियों की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से या वेस्कुलरिटी की वजह से कम हो जाता है, जल्दी कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को अपनी अर्ली oocyte प्रिजर्वेशन, मतलब एग फ्रीजिंग करा लेनी चाहिए। ऐसे पेशेंट्स को अपनी अर्ली स्पर्म प्रिजर्वेशन या स्पर्म फ्रीजिंग करा लेनी चाहिए। हम अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम शादीशुदा हैं, नहीं है, लेकिन वी शुड फ्रीज आवर फर्टिलिटी, वी शुड फ्रीज आवर एज, ताकि हम अपनी आगे की लाइफ में, करियर में, शादी में लेट भी करते हैं तो भी हमें वो वाला स्ट्रेस नहीं होगा कि मेरे पास अब ये फर्टिलिटी का कोई इशू आएगा। तो ये आईवीएफ का जो एंटायर जर्नी है, ये इमोशनली ना बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाता है कभी कभी। तो आपके पास ऐसा कोई कपल आया है जिन्होंने आपसे शेयर किया हो कि कैसे वो लोग इसको इमोशनली हैंडल कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से ऐसा कोई टिप्स कि इफ़ समवन कोई आईवीएफ कर रहा है, मतलब एंटायर प्रोसेस में है या फिर सोच रहे हैं और डर रहे हैं कि हम इसको कर भी पाएंगे या नहीं, तो उनके लिए मेंटल सपोर्ट की तरफ से आप क्या बोलना चाहेंगे? सो मेंटल सपोर्ट फॉर अ पेशेंट, इट डजंट कम, इट डजंट कम अलोन। ये ना, जैसे कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। सो अगर किसी पेशेंट को सपोर्ट करना है ना, तो फैमिली सपोर्टिंग होनी चाहिए। राइट। फैमिली सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि केवल हस्बैंड हो तो, मम्मी हो तो चलेगा। जो उनका पूरा आप समझिए, उनके पेरेंट्स हैं, उनके सिबलिंग्स हैं, अगर उनको उनकी जर्नी के बारे में पता रहेगा या उनको वो इमोशनली या फिनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे, तो उनकी जर्नी इजी हो जाती है और वो ट्रॉमा या वो एग्जॉशन नहीं होता। हेल्प, कोई हाउस होल्ड कोर्स हैं उनमें हेल्प करना, या और भी बहुत सारी चीज़ें उनमें हेल्प करना, तो उससे उनकी जर्नी इजी हो जाती है। राइट। कई सारे पेशेंट अपने पेरेंट्स साथ में लेकर आते हैं। अच्छा। और उनकी चेहरे पे वो अलग ग्लो होता होगा, या फिर उनके कॉन्फिडेंस दिख रहा होता है कि हाँ मम्मी है, मम्मी संभाल लेंगी। फैमिली सपोर्ट। यस। मेरा एक पेशेंट है, उसकी मदर इन लॉ भी आती हैं, उसके मम्मी भी आती हैं, उसके फादर भी आते हैं, उसका ब्रदर भी आता है साथ में। देख के ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, देयर आर सो मेनी पीपल टू केयर फॉर हर। सो वो बहुत ही, और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी आ गया। मैं यही मे बी मेरा सेकंड क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट सवाल यही था कि इसमें शायद सक्सेस रेट भी ज्यादा हो जाता होगा। क्योंकि स्ट्रेस वो तो है ही एकदम, नहीं। हाँ, उसको स्ट्रेस नहीं है, उसको बस उतना स्ट्रेस है कि रिजल्ट कैसा आएगा, अदरवाइज बाकी तो सब संभाल लेंगे। राइट। बिफोर कंक्लूडिंग दिस एंटायर सेशन, मैं एक क्वेरी है कि ये जो आईवीएफ का प्रोसेस होता है, ये मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होता भी है या नहीं? यस, देयर आर सम इंश्योरेंस एंड सम रिम्बर्समेंट्स जो कंपनीज भी देती हैं, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस भी हैं कंपनीज जो इनको कवर करती हैं। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज ड्यूरिंग योर इंश्योरेंस प्रोसेस। यू कैन टेक ऑल देयर मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट। परफेक्ट। सो मुझे लगता है कि हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेरीज को कवर कर लिया होगा, बट अगर मेरी तरफ से कुछ छूट गया हो तो ऐसे कुछ कपल्स जो अभी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, या फिर दे आर सफरिंग फ्रॉम द नेगेटिविटीज़
जो इसके साथ अटैच्ड है, उन व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आईवीएफ इज़ अ पेनफुल प्रोसीजर, बहुत पेन होता है, बहुत पैसा लगता है, और इसकी सक्सेस मतलब इसमें फेलियर्स बहुत सारे होते हैं। तो मैं बोलूँगी ये सारी चीज़ें गलत नहीं हैं। पेन होता है, बट सबसे ज़्यादा आप उस पेन को तब भूल जाते हो जब आप वो 2 लाइंस आपके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में देखते हो। आजकल हमारे पास कुछ पेनलेस इंजेक्शंस भी आए हैं जिसमें आपको निडल्स नहीं यूज़ करनी होती, वो डायरेक्ट सबकुटेनियस अप्लाई होते हैं। उस तरीके से हम पेन कम कर सकते हैं। लेकिन एक माँ की जो जर्नी है पूरी प्रेगनेंसी में, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी में हो, चाहे वो आईवीएफ की प्रेगनेंसी में हो, वो जो पेन बेयर कर रही है, वो वंस द बेबी कम्स इन हर हैंड, यू फॉरगॉट। जो फाइनेंशियल है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, देयर आर सम डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट कि आईवीएफ कितना महंगा पड़ेगा। लेकिन यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम हेल्थ इंश्योरेंसेस। देयर आर सम ईएमआई ऑप्शंस ऑल्सो, 0% इंटरेस्ट पे सम कंपनीज आर ऑफरिंग ईएमआई। यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस। इसके अलावा तो मैम ने सारा कवर कर ही लिया है। सो आई वुड से डोंट टेक इट एज अ टैबू। जस्ट इनफर्टिलिटी इज जस्ट अ डायग्नोसिस। वंस इट इज अर्ली डायग्नोस्ड, आप जितनी जल्दी इसको समझ लोगे उतनी जल्दी आप इससे बाहर आ जाओगे, आप अपनी फर्टिलिटी की जर्नी स्टार्ट कर पाओगे। राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।